नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। ग्रेड थर्ड लेवल फर्स्ट और सेकंड जो हिंदी आपके शिक्षण विधियाँ हैं, ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम इस 2 दिनों में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल और केवल आप इस एक क्लास को देख कर जाइएगा। आपके ये PYQ है और एक्सप्लेन सहित ये हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं। संपूर्ण टॉपिक हम कवर करेंगे इस मैराथन क्लास में, तो आपको इस क्लास को ज़रूर ज़रूर देखना है। आपके हिंदी के जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। बेहतरीन ये क्लास साबित होगी, आपको ज़रूर लाइक करना है इस क्लास को। शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक अपना हिंदी विषय की शिक्षण विधियाँ। पहला क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित और संगत विधि है वो कौन सी है? अनुकरण विधि है। सर्वाधिक प्रचलित भी है और संगत भी है। यह रीट एल्बन जो 2025 फरवरी में हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था। हिंदी के सवाल ऐसे ही पढ़ेंगे और वो ज़रूर आपको इस क्लास से ऐसे ही सवाल इस क्लास से आपको मिलेंगे, तो आपको यह ज़रूर क्लास अटेंड करनी है। चाहे आप 2 की स्पीड में देखो, लेकिन देखो ज़रूर, क्योंकि सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित और संगत विधि वो अनुकरण विधि है। यह मातृभाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण, क्योंकि इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना, उच्चारण करना और नवीन रचना करना है वो सीखता है। इस विधि में शिक्षक बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराना प्रारंभ करता है। तो अनुकरण है, अनुकरण करते हैं टीचर का बच्चे। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि छोटा बच्चा सबसे अधिक ज्ञान उसकी अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण प्राप्त करता है। वह परिवार में जैसी भाषा सुनता है, जैसा उच्चारण सुनता है, ध्वनियों आवाज़ों का उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, वैसे ही वह बोली बोलता है। तो ये अनुकरण विधि होगी। सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे कि जिज्ञासा सबसे पहले उत्पन्न होगी, फिर अभ्यास करेगा, अनुकरण, अनुकरण, अभ्यास होगा। तो इस प्रकार ये 3 सीखने की प्रवृत्तियाँ हैं, उसके पद हैं, सोपान है। मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु ये मॉन्टेसरी प्रणाली है जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। मौर्य मॉन्टेसरी द्वारा दी गई इटली की ये रीट एल्बन 27 फरवरी को सवाल आया था। डॉक्टर मौर्य मॉन्टेसरी 1870 से 1952 उन्होंने इस शिक्षण विधि को प्रतिपादित किया था। मौर्य मॉन्टेसरी कहती है कि बालक को स्वयं करके सीखने के अवसर दिए जाए। इसके लिए बालकों की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का सुदृढ़ होना आवश्यक है। अपने शिक्षा और शिक्षण संबंधी विचारों को मूर्त रूप देने के लिए मैडम मारिया ने एक स्कूल खोला। इस स्कूल का नाम रखा गया था बाल गृह। इस विद्यालय में उन्होंने उसे 6 वर्ष तक को बच्चों को ज्ञान, कर्मेंद्रियों की कुशलता के विकास द्वारा शिक्षित करने की विधि का विकास किया। इस विधि को मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेसरी का मत था कि शिक्षण प्रक्रिया में आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये ज्ञानेंद्रिय है, इनके माध्यम से विभिन्न तथ्यों, जानकारी और अनुभवों की शिक्षा दी जानी चाहिए। मौर्य मॉन्टेसरी पढ़ना सीखने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में थी। जो LSRW जो चल रहा है, जो मनोवैज्ञानिक क्रम है, उसका इन्होंने W पहले लाया और R बाद में, यानी LSWR कर दिया। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें बालकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरा अवसर इसमें मिलता है। तो ये बाल केंद्रित विधि है। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है वो कौन सा है? सही कथन है इसमें, भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। यानी भाषा आगमन से निगमन की ओर चलनी चाहिए, क्योंकि आगमन विधि वो छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। आगमन निगमन विधि दोनों का समायोजित रूप है वो व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। दोनों साथ में चलेगी, आगमन निगमन, वो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, पूछा जा सकता है। ऐसे ही सवाल पढ़ेंगे आपके जरूर। आगमन विधि, इस विधि में उदाहरणों की सहायता से किसी सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है। आगमन विधि के सूत्र आप ध्यान में रखिएगा। सूत्रों से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, सूत्र सेम है आगमन विधि के, आगमन विधि भी सेम है। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र उदाहरण से नियम की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है। ये ध्यान रखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट उदाहरण है, सामान्य नियम है। निगमन विधि क्या है? इस विधि में बालकों को पहले नियम है वो बता दिए जाते हैं और वह उन्हें रट लेते हैं। यह आगमन विधि के विपरीत विधि है, यानी सारे नियम इसमें उल्टे। ये विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है और ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, उच्च कक्षा में है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रटने पर बल दिया जाता है। तो उसके विपरीत सूत्र है सारे के सारे नियम, उदाहरण, अमूर्त से मूर्त, सूक्ष्म से स्थूल,
प्रमाण से प्रत्यक्ष, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये सामान्य से विशिष्ट ध्यान रखना, निगमन विधि का सूत्र ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो विशेष सामान्य, ये सामान्य से विशिष्ट। द्वितीय भाषाओं की जो स्वयं शिक्षण मालाएँ हैं वो आधारित होती हैं व्याकरण और अनुवाद विधि पर। जो द्वितीय भाषा की स्वयं शिक्षण मालाएँ हैं वो व्याकरण और अनुवाद विधि पर आधारित होती है। व्याकरण अनुवाद विधि, इस विधि में किसी भी नवीन भाषा को मातृभाषा के माध्यम द्वारा सिखलाया जाता है। तो इंग्लिश में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, वहीं की वहीं यानी मातृभाषा का प्रयोग होता है, उसमें भी मदर टंग पर प्रयोग करते हैं। तो पूछा जा सकता है ये, इंग्लिश के लिए भी आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें अनुवाद व्याकरण के नियमों पर आधारित होते हैं। इसमें वाचन पर अधिक बल दिया जाता है, वाचन पर अधिक बल दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। और वार्तालाप का अवसर शिक्षार्थी को नहीं मिल पाता, यानी पढ़ना और लिखने पर ध्यान दिया जाता है। व्याकरण जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है या व्याकरण अनुवाद विधि, इसमें सुनना और बोलना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें नवीन भाषा की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है और शिक्षण की प्रक्रिया प्रभाव रहित हो जाती है। इसमें मातृभाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है तो नवीन भाषा की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। बेसिक शिक्षा प्रणाली देन है अपने महात्मा गांधी की, भारत की देन है ये। किसी भी विषय की शिक्षा 3 माध्यमों द्वारा दी जाती महात्मा गांधी के अनुसार। इस बेसिक शिक्षा में हस्तकार्य, प्रकृति का निरीक्षण और कोई सामाजिक कार्य। इस प्रणाली में विदेशी भाषाओं के स्थान पर मातृभाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसके माध्यम से राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बल मिला। बेसिक शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत देख लीजिएगा एक बार। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण का सिद्धांत होता है, इसमें ज्ञान को एक इकाई के रूप में स्वीकार करने का सिद्धांत, ज्ञान एक इकाई के रूप में इसमें स्वीकार किया जाता है। केंद्रीकरण का सिद्धांत, शिक्षा को जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, सक्रियता और स्व अनुभव का सिद्धांत। जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसके आधार पर कौन सा कथन असंगत है, सही नहीं है। ये प्रणाली स्वतंत्रता के सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। यह प्रणाली ज्ञान को बाहर से अंदर देने के सिद्धांत नहीं है, अंदर से बाहर की ओर, यही सही नहीं है, यह असंगत है, ऑप्शन 2 वाला। यह प्रणाली सामाजिक सहयोग सिद्धांत पर कार्य करती है और प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। किंडरगार्टन प्रणाली देख लेते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन। इस शिक्षण विधि का प्रतिपादन जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल 1782 से 1882, पूरे 100 साल इन्होंने किया था। ऑगस्ट फ्रोबेल ने, इनका ये जन्म से मृत्यु तक पूरा काल है 100 वर्ष। 1837 में फ्रोबेल ने एक स्कूल खोला और 1840 में उसे किंडरगार्टन नाम दिया। 1837 में स्कूल का नाम दिया था किंडरगार्टन। किंडरगार्टन है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बच्चों का बाग। फ्रोबेल का मानना था कि विद्यालय में बालकों की देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए जैसे किसी बाग में माली द्वारा पौधों का होता है। यह बेहतरीन शिक्षण विधि है, सवाल जरूर बनेगा इससे। फ्रोबेल बच्चों के स्वाभाविक विकास में विश्वास करते हैं और इसके लिए 3 साधन, कौन कौन से, गीत, गति, रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गीत, गति, रचना का सुझाव दिया उन्होंने, 3 साधनों का, गीत, गति और रचना। इस प्रणाली के अंतर्गत बालकों को खेल, शिक्षा और अधिगम के अन्य साधनों में अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान है वो की जाती है। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? एकता का सिद्धांत है, ज्ञान के प्रकटीकरण का सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत, आत्मक्रिया का सिद्धांत, खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत। ये सिद्धांत है इस विधि के। ये प्रणाली प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियाँ कौन सी हैं? तो व्याकरण शिक्षण की ये दोनों ही हैं, आगमन भी है, निगमन भी है, तो दोनों विधियाँ प्रचलित है व्याकरण शिक्षण की। और कौन कौन सी विधियाँ हैं? प्रयोग या विश्लेषण विधि, जिससे आगमन निगमन विधि भी कहा जाता है इसको। आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है व्याकरण शिक्षण की। इसके अलावा निगमन है, सूत्र है, पाठ्यपुस्तक है, समवाय है, भाषा शास्त्रंग है। और अब आगमन विधि के सोपान कौन से? 4 हैं। सबसे पहला है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उदाहरणों का विश्लेषण और प्रत्यक्षीकरण होगा, और उसके बाद नियमीकरण या सामान्यकरण होगा, और अंत में परीक्षण होगा। तो ये 4 सोपान हैं। निगमन के भी 4 हैं, आगमन के भी 4 हैं। प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण एवं पुनः प्रतिपुष्टि, यह शिक्षण के किस उपागम के चरण माने जाते हैं? ये सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के ये चरण माने जाते हैं। सबसे पहले योजना निर्माण होगी, फिर शिक्षण होगा, फिर प्रतिपुष्टि मिलेगी, फिर पुनः योजना निर्माण, फिर पुनः शिक्षण और बाद में पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये 6 चरणों में गुजर रही है। अब सूक्ष्म शिक्षण जो है उसके
चक्र की अवधि जरूर देखिएगा, 36 मिनट का ये होता है सूक्ष्म शिक्षण, जिसमें पाठ योजना एवं शिक्षण शुरुआत में 6 मिनट, फिर पृष्ठ पोषण में भी 6 मिनट, और पुनः पाठ योजना में 12 मिनट लगती है, सबसे ज़्यादा इसमें लगती है। पुनः शिक्षण में 6 मिनट, पुनः पृष्ठ पोषण में 6 मिनट, और अंत में टोटल 36 मिनट ये टाइम लगता है। तो 5 चरण है। नेक्स्ट है, सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? सहसंबंध विधि का विकास हुआ है, संपूर्ण ज्ञान है वो पूर्ण इकाई है। सहसंबंध विधि का विकास संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई है, इस मूल अवधारणा पर हुआ है। सहसंबंध विधि क्या होती है? इस विधि के अंतर्गत व्याकरण का शिक्षण विशेष रूप से न करके अन्य पाठ्य विषयों के अध्यापन के दौरान प्रसंगवशात नियमों की व्याख्या द्वारा किया जाता है, यानी भाषा सशरण विधि वही सहसंबंध विधि है। इस विधि द्वारा व्याकरण की केवल व्यवहारिक शिक्षा ही दी जा सकती है, यानी पाठ में कोई व्याकरण का शब्द आ जाता है तो उस अनुरूप उसको शिक्षा दी जाती है, तो व्यवहारिक शिक्षा मिलती है व्याकरण की। इस विधि को सहयोग समवाय विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गद्य या पद्य पाठ पढ़ाने के दौरान यदि व्याकरण से संबंधित कोई अंश आ जाता है और शिक्षक वहीं उस अंश के व्याकरण के नियम को स्पष्ट कर देता है तो वो है सहयोग समवाय भाषा सशरण, ये विधि जानी जाती है। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किया। भारत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो रीटेल 2 28 फरवरी 2025 में सवाल आया। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण पंडित देवीदत्त ने किया था। पंडित देवीदत्त। किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक तो फ्रोबेल है, भारत में पंडित देवीदत्त है। फ्रोबेल के अनुसार प्रारंभिक अवस्था शिक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा उन्नति और अंत के स्वरूप को निश्चित करती है। किंडरगार्टन बाल उद्यान के 3 मुख्य रूप हैं, गीत गति रचना। गीत गति रचना ये आप ध्यान रखो। प्ले वे पुस्तक है, उसके लेखक है कुक महोदय, हेनरी कॉल्डवेल कुक। प्ले वे बुक लिखी इन्होंने। कुक महोदय ने भाषा की शिक्षा के लिए सबसे पहले खेल विधि का प्रयोग किया था। इनका मानना था कि जिस कार्य में रुचि लेने लगेंगे वह कार्य न रहकर खेल बन जाएगा, इसलिए इसको खेल विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। खेल विधि के सिद्धांत भी ध्यान रखिएगा, स्वाभाविकता का सिद्धांत है, रुचि का है, स्वतंत्रता का है, क्रियाशीलता का है। कविता शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है इसमें से? सूत्र प्रणाली व्याकरण की है, खंडान्वय है, गीत है, शब्दार्थ कथन है, यह कविता शिक्षण की है। सूत्र प्रणाली कविता शिक्षण विधि नहीं है, ये व्याकरण की है। कविता शिक्षण की विधियाँ जरूर देखिएगा। कविता शिक्षण की विधि गीत प्रणाली है, अभिनय प्रणाली है, अर्थबोध या शब्दार्थ कथन प्रणाली, व्याख्या प्रणाली है, खंडान्वय प्रणाली जिसे प्रश्नोत्तर भी कहा जाता है, और व्यास प्रणाली। यह कविता शिक्षण की प्रणालियाँ हैं। जरूर पूछा जा सकता है कौन सी कविता की है, कौन सी गद्य की, नाटक की है, ये विधियाँ ध्यान में रखनी है। कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सौंदर्य अनुभूति, रूपांकन, सौंदर्य, साहित्यिक रुचि का विकास होगा, भावानुकूल सस्वर पठन की क्षमता उत्पन्न करना, समीक्षात्मक शक्ति का विकास, यह उद्देश्य है। हिंदी शिक्षण में साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये छोटी कक्षा में तो अधिक उपयोगी है, ये कोई विशेषता नहीं है इसकी। साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन जो नॉर्मन क्राउडर ने 1960 में दिया था, ये केवल उच्च कक्षाओं या वरिष्ठतर कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए ये नहीं है। इसके माध्यम से क्लिष्ट और व्यापक संदर्भ भी शिक्षक की मध्यस्थता के बिना विद्यार्थियों तक अंतरित किए जा सकते हैं। यह जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहला है जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, यह 1954 में पीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन 1960 में नॉर्मन क्राउडर, और अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन 1962 में थॉमस एफ गिलबर्ट। तो ये अलग अलग अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार हैं। निम्न में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह कोई गुण नहीं है, मनोवैज्ञानिक विधि है ही नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, एक गुण व्याख्यान विधि का नहीं है। व्याख्यान विधि सर्वाधिक प्राचीन विधि है। इसमें अध्यापक केंद्र बिंदु होता है, केवल वहीं सक्रिय होता है, छात्र निष्क्रिय श्रोता की तरह इसमें होते हैं। इसके गुण हैं, कम खर्चीली विधि है, कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, धन की इसमें बचत होती है। कविता शिक्षण के लिए उत्तम विधि मानी जाती है, यही है। सरल, संक्षिप्त और तीव्र गति से चलने वाली है, जीवनी और आत्मकथा हेतु ये सर्वोत्तम विधि है। इसके दोष है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, छात्र निष्क्रिय श्रोता, रटने की प्रवृत्ति, स्मृति केंद्रित, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं, बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। वाचन की जो विश्लेषणात्मक विधि है उसमें कौन सी विधियाँ संगत है? ध्वनि साम्य विधि है, वो इसमें नहीं आएगी। कहानी विधि है, देखो बोलो है,
वाक्य विधि है। जो ध्वनि साम्य विधि है वो संश्लेषणात्मक विधि है, वो विश्लेषणात्मक नहीं है। वाचन की विधियाँ संश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक है और समाहारक है। कौन कौन सी है देखो, संश्लेषणात्मक में विधि में पूछा जाए ये जरूर सवाल बन सकता है। संश्लेषणात्मक विधियों में वर्णमाला पद्धति आएगी, ध्वन्यात्मक पद्धति आएगी जैसे फोनिक मेथड, अक्षर विधि, ये हैं संश्लेषण वाली। और विश्लेषण वाली कौन सी है, शब्द विधि है, वाक्य विधि है जैसे सेंटेंस मेथड कहा जाता है, देखो और बोलो, ये विश्लेषणात्मक है। और समाहारक है यानी साथ में चलने वाली संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों का समन्वय है इसमें। तो संश्लेषण विश्लेषण इनकी विधियाँ ध्यान में रखना। विश्लेषण में शब्द होगी, वाक्य, देखो और बोलो, यानी विश्लेषण किया जाएगा। और संश्लेषण वर्णमाला, ध्वन्यात्मक और अक्षर। इसके अलावा वाचन शिक्षण की और कौन सी विधियाँ हैं, देखो और कहो, वाचन यानी पढ़ना, पढ़ने की विधियाँ सारी, देखो और कहो, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, इसमें क्या है सेम टू सेम शब्द बोले जाते हैं, पुट जैसे हो गए और भी कर्म धर्म मर्म ऐसे हिंदी में। अनुध्वनि विधि, संगति विधि, समवेत पाठ विधि, भाषा शिक्षण की यंत्र विधि, ये सारे वाचन शिक्षण की प्रचलित विधियाँ हैं। डेकराली विधि है वो कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है, मानसिक विकार और मंद बुद्धि विद्यार्थी हैं वो डेकराली विधि प्रयोग में लेते हैं। ये ग्रेड 3 लेवल फर्स्ट वालों के लिए सवाल बने थे, ये दोनों ऊपर वाला और ये। मानसिक विकार मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए डेकराली विधि प्रयोग में ली जाती है। डेकराली विधि प्रवर्तक डेकरोली है, 1925 में प्रवर्तक किया। यह विधि जो मानसिक रूप से अवसादग्रस्त बालक है, जिनके शिक्षण में ध्यान देने में समस्या आती है, उनके लिए प्रयोग की जाती है। ये अच्छी विधि है। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है, मॉन्टेसरी विधि में। कार्ड पर शब्द लिख देते हैं और चित्रों के साथ मिलान करने का होता है, तो वो मॉन्टेसरी विधि है जो ज्ञानेंद्रियों पर बल देती है। पढ़ना सीखने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष यहाँ पढ़ चुके हैं। मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है, बच्चों को लिखना सिखाने के लिए लकड़ी या गत्ते से बने अक्षरों पर उंगली फिराने को कहा जाता है। इस गतिविधि के साथ ही बच्चे उन अक्षरों का उच्चारण भी करते हैं। यह प्रक्रिया शिक्षकों के लिए सतत मार्गदर्शन में संपन्न होती है, शिक्षक इसमें मार्गदर्शक होता है। इस विधि से बालक धीरे धीरे भाषा के समस्त मूल ध्वनियों का उच्चारण और लेखन सीख जाते हैं। इस शिक्षण प्रविधि को 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 भाग है। सबसे पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा और गणित की शिक्षा। नेक्स्ट है जो अभिकर्मित अधिगम है वो किस पर आधारित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। ये भी ग्रेड 3 में पूछा था 2023 में। अभिकर्मित अनुदेशन क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो आपने साइकोलॉजी में जो अधिगम का सिद्धांत देखा होगा स्किनर का, उस पर ही आधारित है। रेखीय अभिकर्मित भी उनका है, BF स्किनर का। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया, जिलर ने, इनके शिष्य था जिलर। ये ग्रेड 3 2023 में सवाल आया। हर्बर्ट द्वारा जो स्थापित सहसंबंध विधि है उसके चिंतन को आगे जिलर ने बढ़ाया। ये स्मृति स्तर पर बल देती है हर्बर्ट। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट 1776 से 41 जर्मनी के ये विख्यात दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। हर्बर्ट ने इस विधि को 4 सोपानों का प्रतिपादन किया, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था, व्यावहारिक प्रयोग। ठीक है ना, यह 4 शुरुआत में सोपान थे इसके, स्पष्ट, संबंध, व्यवस्था और व्यावहारिक। फिर हर्बर्ट का शिष्य जिलर है, उन्होंने प्रथम सोपान था जो स्पष्ट था, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। स्पष्टता के 2 भाग, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, इस प्रकार ये 5 सोपान हो गए। इसमें 5 सोपान होने के कारण इसको हर्बर्टीय पंचपदी कहा जाता है। तो ये देखो उंगली ऊपर दिखाए गए हैं, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, सामान्यीकरण है और अंत में प्रयोग है। तो ये 5 सोपान है। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है, गद्य शिक्षण है वो प्रत्यक्ष विधि नहीं है। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि भाषण है, अभिनय है, वार्तालाप है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं ये गद्य, पद्य और व्याकरण। प्रत्यक्ष कौन सी है, अभिनय है, भाषण है, वार्तालाप है, वाद विवाद है, चर्चा। प्रत्यक्ष का मतलब आमने सामने, अप्रत्यक्ष मतलब वो टीचर इसमें वो सारा शिक्षण करवाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण बताना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की जो अभिनय प्रदर्शन है वो प्रत्यक्ष विधि है। अभिनय, भाषण, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, ये सारी है वो प्रत्यक्ष विधियाँ हैं। मौखिक भाषा शिक्षण की विधियाँ माहौल बनाना,
आदर्श संभाषण, अवसर देना, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार, गीत, कहानी, घटना आदि चुनना या सुनाना, पुस्तक के उपाय, दृश्य सर्वे साधनों का उपयोग, साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन। मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है खेल विधि। ये प्राचीन नहीं है, बाकी प्राचीन विधियां हैं। व्याकरण शिक्षण मातृतर भाषाओं के शिक्षण की विधियां हैं। सूत्र निगमन, पाठ्यपुस्तक आगमन, विश्लेषणात्मक आगमन निगमन, भाषा सशरण, समवाय और प्रासंगिक पद्धति। खेल विधि आधुनिक विधि है। रचना शिक्षण की विधियां हैं। खेल विधि है, रचना शिक्षण की है। देखो, रचो, प्रश्नोत्तर, उद्बोधन, प्रबोधन, रूपरेखा, मंत्रणा, अनुकरण, तर्क, ये रचना शिक्षण की विधियां। ये भी ध्यान में रखना आपको। शिक्षण उपागम में कीथ और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। कीथ और प्रोफेसर एलन का योगदान है सूक्ष्म शिक्षण में। सूक्ष्म शिक्षण एक नवीनतम प्रविधि है। 1961 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र केथ एसेसन ने इसका श्री गणेश किया था। इन्होंने शुरुआत की इसकी। एलन क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दे रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय, शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकरण कक्षा शिक्षण की विधि है। टाइम कितना है? 36 मिनट। बुश क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन की वह प्रविधि है जो शिक्षक को स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों के आधार पर निर्मित लघु पाठ को कुछ छात्रों को पढ़ने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है बच्चों का भाग। 1837 में फ्रोबेल ने एक स्कूल खोला और 1839 में उसे किंडरगार्टन नाम दिया। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बच्चों का भाग। तो 1839 में इन्होंने किंडरगार्टन नाम दिया, 1837 में स्कूल खोला। डाल्टन प्रणाली का आविष्कारक है पार्कहर्स्ट, हेलन पार्कहर्स्ट। यह प्रणाली उच्च कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त है। डाल्टन प्रणाली उच्च कक्षाओं के लिए है, ये ध्यान रखना। इस प्रणाली विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से स्वयं करके सीखते हैं। निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोच्च स्थान है पाठ्यपुस्तक का। इसमें से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोच्च इन उपरोक्त विकल्पों अनुसार पाठ्यपुस्तक है। पाठ्यपुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। मनुष्य अपने अनुमान, विचार, अनुभूति का पुस्तक के रूप में संचय करता है। हार्ल और डगलस पाठ्यपुस्तक के बारे में कह रहे हैं कि अध्यापकों के अनुभवों और विश्लेषण के अनुसार पाठ्यपुस्तकें पढ़ने पढ़वाने का महत्वपूर्ण आधार है। हार्ल कह रहे हैं शिक्षण विधि और पाठ्यवस्तु के सुधार में अच्छी पाठ्यपुस्तकों का स्थान है वो सर्वोपरि है। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो विधि है बेसिक शिक्षा, महात्मा गांधी जी की। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। विश्राम कक्ष नहीं आता, बाकी के 3 कक्ष आते हैं, परामर्श कक्ष, नियंत्रण और श्रवण कक्ष। भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा कक्ष है जिसमें क्या है, जिसमें भाषा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण जुटाए जाते हैं। भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का केंद्र है जिसमें छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है। इसमें भाषा प्रयोगशाला के 3 अनुभाग है। श्रवण कोष्ठ यानी हियरिंग बॉक्स, कंट्रोल रूम और एडवाइजर बूथ्स यानी परामर्शदाता के कोष्ठ। हियरिंग बूथ्स, एडवाइजर बूथ्स और कंट्रोल रूम, ये 3 होते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। मॉन्टेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है, यह सत्य है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन देख चुके हैं एक सवाल में, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधि के 3 भाग है, कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय और भाषा और गणित की शिक्षा। ये भी ध्यान रखो। अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत कौन सा है? कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। अमेरिकी वैज्ञानिक B.F. स्किनर ने शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने प्रयोगों के आधार पर वर्ष 1954 में शिक्षण अधिगम की एक नई विधि का आविष्कार किया। इस विधि को उन्होंने अभिकर्मित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग नाम दिया। इसके सिद्धांत है कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया, स्वगति का, प्रतिपुष्टि का, पुनर्बलन का, स्वमूल्यांकन का, ये सिद्धांत है इसके चरण चलते हैं किस प्रकार के। अधिगम लक्ष्यों का निर्धारण होगा, पाठ्य सामग्री का चयन होगा, पाठ्य सामग्री का विभाजन, फिर अभिकर्मित सामग्री का लेखन होगा, अभिकर्मित सामग्री का परिनिरीक्षण होगा, पूर्व परीक्षण होगा, वेदीकरण होगा और अंतिम प्रारूप का निर्माण होगा। किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि उसके संबंध में सत्य कथन है। ये मनोवैज्ञानिक तो है नहीं, उच्च माध्यमिक नहीं, ये प्राइमरी बच्चों के लिए है, तो दोनों सत्य है, सॉरी असत्य है वो। तो सत्य कथन ऑप्शन 4 में ही है। भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, ये सत्य कथन है।
1837 में ये फ्रोबेल वाला वहीं का वहीं सेम है, तो मैं बार बार इसको नहीं पढ़ना। इसके 3 साधन हैं, वो ध्यान रखो, गीत, गति, रचना। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से? सामाजिक पर्यावरण से दी जाती है। इसमें हस्तकार्य, सामाजिक पर्यावरण, प्रकृति का निरीक्षण, प्राकृतिक वातावरण, इसमें भी 3 सोपान है, इस प्रकार शिक्षा दी जाती है। बेसिक शिक्षा को वृद्धा योजना भी कहा जाता है। 1937 में वृद्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय शिक्षा के स्वरूप पर विचार किया गया। यहाँ उपस्थित शिक्षा शास्त्रियों, नेताओं और शिक्षा समितियों को प्रतिनिधित्व मिलकर 7 से लगाकर 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए एक आधारभूत राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। तो वृद्धा योजना भी इसको कहा जाता है, बेसिक शिक्षा को। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? तो इसकी सीमा है वो है ऑप्शन 4 में, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अनुदेशन दिया जाता है, तो ज़्यादा विद्यार्थी होंगे तो उसके लिए उपयोगी नहीं होगी। प्रोफेसर किलपैट्रिक शिष्य थे जॉन डीवी के, जो प्रायोजना विधि देने वाले। प्रायोजना विधि का सर्वप्रथम विचार प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन ड्यूई ने प्रस्तुत किया। जॉन ड्यूई के शिष्य किलपैट्रिक इस विधि के जनक भी माने जाते हैं। प्रायोजना विधि में बल दिया जाता है किस पर? विभिन्न विषयों का शिक्षण कक्षा के कृत्रिम वातावरण की अपेक्षा वास्तविक और स्वाभाविक परिवेश के दरमियान शिक्षण करवाया जाता है। इसमें इस स्वाभाविक शिक्षण प्रविधि को उन्होंने प्रायोजना या प्रोजेक्ट नाम दिया। किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना के 4 प्रकार होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? सृजनात्मक, समस्यात्मक, आनंदात्मक, अभ्यास। ये जरूर पूछा जा सकता है। प्रायोजना के 4 प्रकार: सृजनात्मक, समस्यात्मक, आनंदात्मक और अभ्यास। और प्रायोजना विधि के 6 सोपान होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोपान कौन कौन से हैं? परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना के कार्य का मूल्यांकन करना और योजना का लेखा जोखा रखना। तो ये 6 पद है। निम्न में से रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? भाषा सत्संग विधि या रचना विधि नहीं है, प्रवचन है, प्रश्नोत्तर है, निर्देशन है। भाषा सत्संग विधि जो व्याकरण की है। रचना शिक्षण की विधियाँ हैं, हम पढ़ तो चुके हैं, फिर देख लेते हैं। देखो रचो विधि, चित्र वर्णन, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, निर्देशन, अनुकरण, उद्बोधन, वाद विवाद, स्वाध्याय और प्रबोधन। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ हैं निगमन, आगमन, भाषा सत्संग, सूत्र विधि, अन्वय व्यतिरेकी, प्रयोग विधि, पाठ्यपुस्तक और समवाय विधि। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है हेनरी कॉल्डवेल कुक को। इन्होंने खेल विधि दी थी, ये हम देख चुके हैं सारा। खेल विधि के सिद्धांत भी हम पढ़ चुके हैं। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में है? प्रोक्स विधि। किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, प्रोक्स विधि। प्रोक्स या अप्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत बालकों को सर्वप्रथम द्वितीय नवीन भाषा के मूल ध्वनियों, शब्दों, वाक्य रचना और व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। इसी क्रम में मातृभाषा के शब्दों और वाक्यों के साथ द्वितीय भाषा के शब्द और वाक्य भी बताए जाते हैं। द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान भी मातृभाषा के व्याकरण के माध्यम से कराया जाता है। प्रत्यक्ष विधि क्या है? इस विधि में द्वितीय भाषा या नवीन भाषा की शिक्षा वास्तविक परिस्थितियों में वार्तालाप के माध्यम से आरंभ की जाती है। विद्यार्थी वार्तालाप, कहानी, घटना, संस्मरण या किसी प्रकार की प्रस्तुतियाँ सुनकर भाव ग्रहण करने का प्रयास करता है। इसमें वेस्ट विधि, ये डॉक्टर माइकल वेस्ट की है। इन्होंने इस विधि का विकास अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए किया था। इस विधि के अंतर्गत नवीन भाषा के शिक्षण की शुरुआत पठन प्रक्रिया से होती है। रीडिंग पर बल दिया जाता है इसमें। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। इसके भी रूप है अलग अलग। पाठ्यपुस्तक विधि सर्वधारण और सर्वप्रचलित विधि है। निगमन प्रणाली का ही दूसरा रूप है, जिसमें नियमों पर बल दिया जाता है। इसमें रटने पर अधिक जोर देती है, इसलिए इसे सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। केवल रटने मात्र से बालक कभी भी नियमों का सही उपयोग करना नहीं सीख सकता। ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है। सुग्गा यानी जो तोता होता है, जिसको बार बार रटाया जाता है। पहले ज़माने में होता था ऐसा, फिर तोता वैसा का वैसा रटा रटाया बोल देता था, तो वो सुग्गा प्रणाली। तो इसी प्रकार पाठ्यपुस्तक में ज़्यादा रटने पर बल दिया जाता है। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? डीवी और किलपैट्रिक को है। प्रायोजना पद्धति व्यावहारिक रूप देने वाले अमेरिका वासी हेनरी किलपैट्रिक थे। उसने जॉन डीवी, पार्कर, मेरिन जैसे शिक्षा शास्त्रियों के शिक्षा सिद्धांतों पर इस पद्धति की रूपरेखा 1918 में तैयार की। किलपैट्रिक, जो डॉक्टर जॉन डीवी है, उसके प्रयोजनवाद से प्रभावित था। डीवी का विचार है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति उन सक्रिय अनुभवों द्वारा की जाती है जो हमें किसी वास्तविक समस्या,
कठिनाइयों के समाधान के समय उपलब्ध होती हैं। किलपैट्रिक ने अपनी प्रोजेक्ट पद्धति को डीवी के सिद्धांत पर आधारित किया है। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताना है जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधों के समान हैं। तो ये प्रोबेल का है, किंडरगार्टन विधि। देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रोबेल कह रहे हैं, वो कथन पढ़ चुका है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा शब्द, अर्थ बच्चों का बाग, मॉन्टेसरी प्रणाली, डॉक्टर मारी मॉन्टेसरी, विनेटी का योजना, कॉल्टन वासबर्न। शिक्षक श्याम पाठ कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाए। ये विधि कौन सी है? अनुकरण विधि है। आप देखो लिखने की विधियाँ हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जैक्टॉट विधि, जैसे दृष्ट लेखन विधि भी कहा जाता है, इसमें क्या है? इस विधि के प्रवर्तक जैक्टॉट है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक द्वारा लिखे शब्दों या वाक्यों को छात्र देख देख कर अथवा पाठ्य पुस्तक में देख देख कर लिखने का प्रयास करता है तथा स्वयं मूल्यांकन करता है। ये विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैक्टॉट जो लेखन विधि मानी जाती है, लिखने की विधि है, इसमें स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है, देख देख कर लिखते हैं। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि क्या करती है? वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, यह पेस्टोलॉजी विधि है। पेस्टोलॉजी विधि भी सवाल बनता है यहाँ से। इस प्रणाली में पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है और सबसे पहले अक्षरों वर्णों की आकृति को भिन्न भिन्न टुकड़ों या खंडों में तोड़ दिया जाता है। फिर उन खंडों के योग से उस अक्षर की रचना कराई जाती है। तोड़ करके फिर रचना होती है, जोड़ करके वापस। लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियाँ देख लीजिएगा। ये लेखन की शिक्षण विधियाँ रूपरेखा अनुकरण है, मॉन्टेसरी है, पेस्टोलॉजी है और जैक्टॉट मनोवैज्ञानिक विधि। देखो मॉन्टेसरी ध्यान में रखना है, पेस्टोलॉजी ध्यान में रखना, जैक्टॉट, ये सारी लेखन शिक्षण की विधियाँ है, लिखने की विधियाँ है। इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु ये वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है? आदर्श नाट्य प्रणाली। शिक्षक खुद करता है तो वो आदर्श होगा, तो इसमें ज़्यादा समझाने की बात है नहीं। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? डाल्टन प्रणाली। ये प्राथमिक बच्चों के लिए नहीं है। डाल्टन प्रणाली हेलन पारकर्स्ट ने कुछ दिन मारिया मॉन्टेसरी के साथ काम किया और उनके विचारों और कार्य प्रणाली से प्रभावित हुई है, किंतु उनके सामने प्रश्न था कि 6 वर्ष से बड़े बच्चों की शिक्षा क्वेश्चन था। इन्होंने फिर इस विधि का आविष्कार कर दिया। उन्होंने इस दिशा में सन 1913 में अपनी शिक्षा प्रविधि की घोषणा की। इस योजना का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में हुआ, इसलिए नाम भी डाल्टन शिक्षा प्रणाली कहा गया। यह प्रणाली उच्च कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त है। तो डाल्टन प्रणाली दिया जा सकता है, यह उच्च कक्षाओं के लिए है, ना कि प्राइमरी बच्चों के लिए है। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है? ज्ञानेंद्रियों पर मॉन्टेसरी। इसमें 3 भाग हैं, हम बार बार ये देख चुके हैं, भाषा, गणित, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, जीवन उपयोगी शिक्षा इसमें दी जाती है। प्रोजेक्ट विधि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से ये विधि प्रभावित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थॉर्नडाइक के जो सीखने का नियम है उससे ये प्रभावित है, ये भी ध्यान में रखना आपको। रंगमंच अभिनय विधि कौन सी है? नाटक की ये विधि है। रंगमंच अभिनय विधि नाटक की है। इसके अलावा नाटक की शिक्षण विधियाँ है, आदर्श नाट्य, अभिनय, रंगमंच अभिनय, कक्षा अभिनय, व्याख्या और समीक्षा। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है? वर्ण, शब्द, वाक्य, यानी वर्ण टूटा हुआ फिर शब्द बनेगा और फिर वाक्य है, यानी संश्लेषण होगा, जुड़ा होगा तो वर्ण शब्द वाक्य की तरफ यह चलेगी। संश्लेषण का अर्थ क्या है? इकट्ठा करना, जो विषय वस्तु छोटे छोटे टुकड़ों विभाजित उसे पुनः एकत्र कर देना। यानी जैसे वर्ण है, वाक्य का छोटा रूप है, फिर शब्द बनेगा और फिर वाक्य खुद बनेगा तो वो बड़ा रूप बनेगा, तो इकट्ठा करना। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, उद्बोधन विधि है जो शब्दार्थ स्पष्ट करती है गद्य शिक्षण में। ये सारे रीट L1 2017 के क्वेश्चन हैं। गद्य शिक्षण की विधियाँ हैं, अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि। इस विधि में कठिन शब्दों का अर्थ स्वयं न बतलाकर विभिन्न प्रणालियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। व्याख्या विधि स्पष्टीकरण, ये भी गद्य शिक्षण की है। प्रवचन विधि है, प्रश्नोत्तर है, समीक्षा है, ये ध्यान में रखना गद्य शिक्षण की विधियाँ हैं। नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है गीत और नाट्य प्रणाली, गीत अभिनय प्रणाली, यह सर्वश्रेष्ठ है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की। कविता शिक्षण की विधियाँ देखो, गीत और नाट्य विधि भी है, इसमें कोई ज़्यादा समझाना नहीं। अर्थबोध विधि, यहाँ शब्दार्थ कथन विधि, ये भी कविता शिक्षण की है।
प्रश्नोत्तर अथवा खंडन विधि है, व्याख्या विधि है, व्यास विधि है, उच्च कक्षाओं के लिए फिर तुलना है और समीक्षा है। ये सारी कविता शिक्षण की है। प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है? परंपरा भी है और पद्धति भी है, ये दोनों ही अर्थ हैं प्रणाली के। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है? तो ये तीनों ही है, अनुकरण है, आगमन निगमन, भाषा प्रयोगशाला। हिंदी की विभिन्न विधाओं की शिक्षण विधियाँ हैं, विभिन्न विधाओं की शिक्षण विधियाँ हैं कौन कौन सी? जैसे गद्य शिक्षण की है, अर्थबोध है, व्याख्या है, प्रश्नोत्तर है, समीक्षा है। पद्य शिक्षण की गीत, अभिनय, शब्दार्थ या अर्थबोध, प्रश्नोत्तर या खंडन व व्याख्या विधि है, व्यास विधि है, तुलना विधि है, समीक्षा विधि है, ये सारी विधियाँ हैं। इसके अलावा नाटक शिक्षण की कौन कौन सी है? आदर्श नाट्य है, अभिनय प्रणाली। अभिनय भी दो प्रकार के, रंगमंच है और कक्षा अभिनय। कक्षा में करे तो कक्षा है और रंगमंच साज सज्जा कर करे तो रंगमंच। व्याख्या है और समीक्षा है, ये सारी नाटक शिक्षण की। रचना शिक्षण की देखो और रचो, चित्रमनन, मंत्रणा, स्वाध्याय, प्रश्नोत्तर, खेल, अनुकरण। इसके अलावा बहुत सारी रचना शिक्षण के उद्बोधन है, रूपरेखा है, प्रबोधन है, समवाय है, भाषा यंत्र है, प्रवचन है, तर्क प्रणाली, अध्ययन प्रणाली। इसके अलावा व्याकरण शिक्षण की जरूर देखिएगा, सारी विधियाँ साथ में आ गई। सूत्र विधि, निगमन प्रणाली, आगमन, भाषा शास्त्र, सहयोग, पाठ्यपुस्तक विधि भी व्याकरण शिक्षण की है प्राचीन समय में, सुग्गा प्रणाली। और इसके अलावा हिंदी की और अन्य विधियाँ हैं, अनुकरण है, भाषा प्रयोगशाला, प्रायोजना, परिवक्षित अध्ययन है, आगमन निगमन है, अभिकर्मता निदर्शन है, क्षत्रिय भ्रमण है, ये सारी विधियाँ हैं। आगमन विधि के रूप, आगमन विधि के दो रूप हैं, प्रयोग प्रणाली, सहयोग प्रणाली, ये दो रूप हैं। ये 2015 में आए थे सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं, योजना शिक्षण विधि है, ये हैं, किसकी है? किलपैट्रिक की, W.H. किलपैट्रिक। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है, परियों की कहानियाँ उनको सुनाओ, कल्पना करेंगे छोटे बच्चे। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, प्रारंभिक स्तर पर अनुकरण विधि चलेगी। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? अवलोकन। भाषा के प्रति रुचि, तो इसमें अवलोकन भूमिका सबसे अधिक है। अवलोकन क्या है? सीधे देखकर जानकारी इकट्ठा करना। प्रकार भी इसके अलग है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, सहभागी है, गैर सहभागी, यानी 4 प्रकार है। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है, क्या नहीं होता है भाषा प्रयोगशाला में? भी बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। भाषा प्रयोगशाला मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, बाकी टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, वीडियो रिकॉर्डर होते हैं। भाषा प्रयोगशाला के 3 अनुभाग है, श्रवण कौष्ठ, हियरिंग बूथ्स, इसमें माइक्रोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, वीडियो रिकॉर्डर, ये 3 होंगे। परामर्शदाता कौष्ठ, एडवाइजर जो बूथ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होगा, मॉनिटरिंग होगा, इंटरकॉम होगा, ऑल कॉल स्विच होगा, और नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम, ये 3 है वो अनुभाग है। भाषा प्रयोगशाला का उद्भव शिक्षण तकनीकी से संबंध अमेरिकी संस्था और NCTE द्वारा आरंभ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका उद्भव करने वाले अमेरिकी संस्था और NCTE है। भाषा शिक्षण की जो श्रुत लेखन अभ्यास विधि है, उसका प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? हस्तलिपि इसमें नहीं सुधरेगी। श्रुत लेखन में वर्तनी दोष दूर होगा, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास होगा, नवीन शब्दों का ज्ञान होगा। भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन विधि का प्रमुख उद्देश्य हस्तलिपि सुधारना। ये गलत है, हस्तलिपि सुधारना नहीं है, इसमें प्रमुख उद्देश्य हस्तलिपि सुधारना नहीं है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत है। लेखन और उच्चारण के लिए जो अनुकरण विधि है वो उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर। दी गई शिक्षण विधियों में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है? रूपरेखा अनुकरण, ये लेखन शिक्षण की है, हम देख चुके हैं। बाकी गद्य शिक्षण की है। लेखन शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है? रूपरेखा, अक्षर स्वरूप अनुकरण इसको कहते हैं, मॉन्टेसरी है, रचनात्मक है, श्रुत लेखन, स्वतंत्र अनुकरण, दृष्ट लेखन जैसे जग डॉट, देखो और लिखो, अनुलेख, ये सारे हैं वो लेखन शिक्षण की। ध्वनि साम्य है, देखो और कहो है, और अनुध्वनि है, पठन कौशल की विधियाँ हैं, पढ़ने की है। उच्च स्तर पर विवादग्रस्त विषयों पर रचना करवाने के लिए प्रभावी उपयुक्त प्रणाली है तर्क प्रणाली। वाद विवाद इसको कहता है, विचार विमर्श कहता है, परिचर्चा कहता है। इस विधि में बिंदु क्या है? उच्च कक्षाओं के लिए यह वाद विवाद है, वो विवादग्रस्त विषयों में रचना करवाने के लिए प्रभावी उपयुक्त प्रणाली है। इस विधि में शिक्षक छात्रों को पहले विषय देता है और छात्र उस विषय पर सामग्री संकलित करते हैं। इसके बाद जो शिक्षक है वो छात्रों को 2 वर्गों में विभाजित करता है, विषय के पक्ष में, विपक्ष के पक्ष में। दोनों पक्ष विवादग्रस्त विषय पर पक्ष और विपक्ष में तर्कपूर्ण विचार विमर्श करते हैं। इस विधि को खंडन मंडन विधि कहा जाता है। वाद विवाद यानी खंडन मंडन होता है इसमें।
हिंदी रचना शिक्षण की और विधियाँ हैं। देखो, अर्चो विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, अनुकरण है, प्रश्नोत्तर है, प्रवचन है, उद्बोधन है, स्वाध्याय है, रूपरेखा। वाचन शिक्षण की जो ध्वन्यात्मक पद्धति है वो किन विधियों के अंतर्गत आती है? संश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत ही आएगी। हम पढ़ चुके हैं ये सारे, सेकंड ग्रेड में इस वाला आया था 2024 में। बालकों को वाचन की शिक्षा किस प्रकार दी जाए, उन्हें पढ़ना किस प्रकार बताया जाए, इसके लिए अनेक विधियां हैं। स्वरोच्चारण, अक्षर बोध, अनुकरण, देखो कहो, सामूहिक पाठन, वाक्य शिक्षण, शास्त्रीय, कहानी, समवाय, ध्वनि साम्य संगति। व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम इसको स्पष्ट कर छात्रों से उसका वाचन करा के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वह व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है? निगमन विधि है। पहले नियम फिर उदाहरण, तो वो है निगमन। मनोवैज्ञानिक आज्ञा से ज्ञात की ओर चलती है। इसके दो रूप है, ये रूप ध्यान में रखना आपको, सूत्र और पाठ्यपुस्तक। आगमन विधि के भी सोपान है। निगमन विधि का विपरीत है आगमन विधि है। पहले छात्रों के समक्ष उदाहरण और फिर नियम। 4 सोपान, उदाहरणों प्रस्तुतिकरण, उदाहरणों का विश्लेषण, नियमीकरण और परीक्षण। ये विधि मनोवैज्ञानिक है, कौन सी? आगमन विधि, और व्याकरण शिक्षा के लिए उत्तम है। स्थूल से सूक्ष्म, विशेष सामान्य, सरल कठिन, ज्ञात से अज्ञात, यह सारे शिक्षण सूत्र हैं। भाषा सत्संग विधि, प्रयोग विश्लेषण विधि। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। व्याकरण शिक्षण विधि हम देख चुके हैं सारे। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सर्जित होता है और परिणामात्मक पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? पारस्परिक शिक्षण है। साथ सभी मिलकर के कर रहे हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। व्याकरण शिक्षण में स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि, बार बार देखने की जरूरत नहीं नियमों को। किस मातृभाषा शिक्षण पद्धति में स्व शिक्षा और प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देने पर बल दिया जाता है? डाल्टन पद्धति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। डाल्टन पद्धति में स्व शिक्षा और प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देने पर बल दिया जाता है। हेलन पार्कहर्स्ट, इनकी पुस्तक एजुकेशन ऑफ द डाल्टन प्लान को व्यवहारिक रूप देने के लिए डाल्टन नामक नगर में अमेरिका के स्कूल खोला, इसलिए इसने डाल्टन शिक्षण प्रणाली है वो कहा गया। इसके सिद्धांत है बाल केंद्रीय शिक्षक, सुशिक्षा का सिद्धांत, व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा में समन्वय, शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रुचि का सिद्धांत, डाल्टन प्रणाली कार्यविधि किस प्रकार चलती है? पाठ का अनुबंध, ठेका दिया जाता है, संविदा पे, फिर निर्दिष्ट पाठ, फिर इकाई, प्रयोगशालाएं, सम्मेलन और विचार सभाएं, प्रगति सूचक, लेखा लेखा चित्र, परीक्षा मुक्त मूल्यांकन प्रणाली। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? अभिनय है वो प्रत्यक्ष है, बाकी अप्रत्यक्ष है, ये हम देख चुके हैं। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि, ये भी पढ़ चुके हैं हम। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत उचित है जिसमें बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियम, परिभाषा, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है तो वो विधि कहलाएगी आगमन विधि। पहले उदाहरण फिर नियम। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका होती है? व्याकरण अनुवाद विधि में। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के सरल स्वाभाविक विधि है सत्संग अथवा अनुकरण विधि। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि अप्रासंगिक है? गद्य शिक्षण, ये प्रत्यक्ष विधि में नहीं है। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में अभिनय है, वार्तालाप है, भाषण है, वाद विवाद है, चर्चा है। अप्रत्यक्ष विधि में गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि सर्वाधिक बल देती है उदाहरणों पर, इसे प्रयोग विधि भी कहा जाता है। शिक्षार्थियों के बीच में व्यक्तिगत मतभेदों से निपटने के लिए अपनाई गई निम्न में से कौन सी उपचारात्मक कार्य योजना कक्षाओं के बाहर सीखने में सहायता करती है? तो वो है डाल्टन योजना, कक्षा के बाहर सीखने में भी ये सहायता करती है। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं निबंध रचना में। रचना शिक्षण की विधियाँ हम देख चुके हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि, उदाहरण से नियम। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है वो है आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमन विधि से व्याकरण शिक्षण करवाया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है इसमें। तो ये अपना पहला टॉपिक हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ। सेकंड अपना टॉपिक है भाषाई कौशल, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इनका विकास। इस टॉपिक से जुड़ी हुई क्वेश्चन। पहला है मौन वाचन के लिए उचित कथन है।
यानी मौन वाचन स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। यह सही कथन है। रीड L1 2025 जो करी एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल बना था। वाचन के प्रकार हैं दो प्रकार का, श्रोत्र है, मौन वाचन है। श्रोत्र वाचन के भी दो प्रकार है, आदर्श, अनुकरण। मौन वाचन के भी दो प्रकार, गंभीर, द्रुत वाचन। अनुकरण वाचन के दो प्रकार है, उसमें भी व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। अनुकरण भी दो प्रकार का होता है। मौन वाचन यानी मन का वाचन, जब लिखित सामग्री को बिना होठ हिलाए, बिना आवाज़ किए हुए चुपचाप पढ़ते हैं तो वो मौन वाचन है। तो ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक है। इसमें विषय वस्तु ग्रहण ज़्यादा होती है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण होता है। इसमें गति में तीव्रता और बालक अधिक सीखता है और चुपचाप किया जाता है। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचना प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वालों को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये परिभाषा दी गई है एस के देशपांडे द्वारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ल्यूइस क्या कह रहे हैं? वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानव के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। भाषाई दक्षता के विकास हेतु संगत पाठ्य सामग्री क्रिया नहीं है, ध्यान है, वो कोई पाठ्य सामग्री क्रिया नहीं है। कवि सम्मेलन, वाद विवाद, नाटक भी है। भाषा दक्षता के विकास के लिए कवि सम्मेलन हो सकता है, वार्तालाप, वाद विवाद, बाल सभा, नाट्य, अभिनय, विचार गोष्ठी, चित्र प्रयोग, संगीत। अभिव्यक्ति में कौन कौन से भाषा कौशल सम्मिलित होते हैं? अभिव्यक्त करना, बोलना और लिखना हम अभिव्यक्त करते हैं। विचार विनिमय, जिसमें भाव अभिव्यक्ति, प्रकाशन, बोलकर, लिखकर, और भाव ग्रहण होता है सुनकर और पढ़कर। लिखित अभिव्यक्ति के साधन ध्यान रखो, पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा, संस्मरण, सार लेखन, विवरण लेखन, नाट्य लेखन, आख्यान लेखन। जहाँ लेखन आए वो सारे लिखित अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति जहाँ बोलना पड़े, जैसे वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, कविता, पाठ, संवाद, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, विचार विमर्श। ऐसा ही एक सवाल आपको जरूर बनेगा। इनमें से मौन वाचन का प्रकार है, गंभीर वाचन है वो मौन वाचन होगा। मौन वाचन, श्रोत्र वाचन दो प्रकार का, जिसमें आदर्श है वो जो अध्यापक द्वारा, और अनुकरण जो छात्रों द्वारा। मौन वाचन के भी दो प्रकार, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। मौन वाचन है वो गद्य शिक्षण के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये पद्य शिक्षण के लिए मौन वाचन कभी नहीं होगा, पद्य शिक्षण के लिए श्रोत्र वाचन होगा। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव अंत में दिए जाए। उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? बोलना कौशल का, यानी टोकना नहीं है तो बोलने का कौशल विकसित होगा। तो ये आम बात है, कुछ ज़्यादा इसमें देखने की बात नहीं। मौन पठन का भावात्मक उद्देश्य क्या है? भावात्मक उद्देश्य मौन पठन का क्या होना चाहिए? तो इसका उद्देश्य है वो है अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। मौन पठन का उद्देश्य देख लीजिएगा, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। मौन वाचन से विद्यार्थी तीव्र गति से पढ़ने में समर्थ होते हैं, स्वाध्याय की आदत विकसित होती है, ध्यान केंद्रित होता है। मौन वाचन के द्वारा तथ्य ग्रहण करते हुए ज्ञान अर्जन करना। मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषा कौशल का विकास किया जाता है? 4। अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतिलिपि, ये कार्य किस भाषिक दक्षता की प्राप्ति में सहायक है? लेखन में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम अपने विचारों भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं वो लेखन कौशल है। इसके उद्देश्य है छात्रों के अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुत लेखन लिखने में निपुण बनाना, छात्रों को सुंदर, स्पष्ट, शूड और अक्षर लिखने में निपुण करना, छात्रों के शब्द को समृद्धि करना, मानसिक बौद्धिक विकास, चिंतन मनन करने में विशेष उपयोगी। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की विधियाँ हैं जो हम पढ़ कर आए हैं, सारी की सारी है। भाषाई कौशल का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अनुलेख किस भाषा कौशल संबंधित है? लेखन से है अनुलेख। अनुलेख का अर्थ क्या होता है? जैसा लिखा है वैसा ही लिखना, वो अनुलेख है। प्रतिलिपि क्या होती है? किसी छपी पुस्तक के गंध्यास या पंद्यास को देखकर हूबहू नकल करने का प्रयास इसमें किया जाता है प्रतिलिपि में। और अनुलेख में लिखा है वैसा ही लिखना। अनुलेख के लिए कॉपियाँ होती हैं। इन कॉपियों प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर सुंदर ढंग से अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे जाते हैं। उनके नीचे की रिक्त पंक्तियों में बालक लिखते हैं। बालक छपे हुए अक्षरों के नीचे देखकर स्वयं अक्षर बनाता है। जो छोटी प्राइमरी लेवल की जो बुक होती है उसमें जो नीचे रिक्त स्थान दिए जाते हैं और ऊपर जो एक लाइन लिखी होती है, जो बाकी लिखा होता है, फिर उसमें वो बालक वैसा का वैसा लिखते हैं, वो अनुलेख है। और प्रतिलिपि तो जो हूबहू नकल करने का प्रयास छपी पुस्तक के गंध्यास या पद्यांश को देखकर। श्रुतलेख क्या है? सुनकर लिखना। भाषाई कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है बोलना, लिखना, ये अभिव्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम सरल और समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी में हैं? प्राथमिक स्तर के। तो ये प्रश्नों से संबंधित तो एक ईजी सा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टेढ़ा आपके सवाल नहीं बनने वाला है। भाषा विकास के 5 अंग है। शब्द भंडार है। कौन कौन से 5 अंग है? शब्द भंडार,
वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति, वाचन और लिपि। इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? मौन वाचन का। द्रुत वाचन मौन वाचन का प्रकार है। मौन वाचन गंभीर, गंभीर या द्रुत और मौन, द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। स्वसर वाचन आदर्श, अनुकरण। अनुकरण वाचन भी दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण क्या है? व्याकरण का अधूरा ज्ञान। पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्न सही तरीका है। बाल साहित्य पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा पठन कौशल विकसित होगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए पठन का स्तर है 3 है, चित्र, शब्द और शाब्दिक। उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन का स्तर 2 है, चिंतनात्मक और सृजनात्मक है। ये ध्यान में रखना आपको। 3 और 2 5 कुल। प्राथमिक पर 3, उच्च प्राथमिक पर 2। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए हैं? तो यह उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए है। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 से 9 वर्ष में बच्चे ज़्यादा भाषा सीखते हैं। निम्न में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण कौन सा है? कहानी सुनाना और सुनाना, यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। प्राथमिक स्तर पर देखो, विभिन्न स्तरों पर मौखिक भाषा कौशल का अभ्यास और विद्या कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर तो कहानी सुनाना और सुनाना, स्वसर वाचन है, वाक्य रचना, बाल गीतों को कंठस्थ करना, कविताओं को सुनाना, चित्र वर्णन, प्रश्नोत्तर द्वारा लिखित रचना, ये सारे प्रकार हैं। और माध्यमिक स्तर पर मौखिक वर्णन, अनुच्छेद, स्वर, भाषण, चित्र वर्णन थोड़ा उच्च स्तर हो जाता है। यहाँ बाल सभा है, प्रश्नोत्तर, संवाद, कविता पाठ। और उच्च माध्यमिक स्तर पर कवि सम्मेलन, वाद विवाद, पुस्तक समीक्षा, प्रतियोगिताओं का आयोजन, ये सारे हों। तो इसमें ज़्यादा एक बार सारणी आप देख लीजिएगा इसको अपनी नज़रों से। अगला है, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आएगा? वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है कि अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धि को दूर करते रहे। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। स्वसर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। नहीं, गंभीरता से ग्रहण करना है तो मौन वाचन करना है। स्वसर वाचन प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है। स्वसर वाचन से छात्रों को स्वरगत, बलागत का समुचित ज्ञान होता है। विषय वस्तु के ग्रहण की दृष्टि से मौन वाचन है वो स्वसर वाचन से श्रेष्ठ माना जाता है। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। प्रतिलेख में विद्यार्थी को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? किसी भी आकार के बना सकते हैं। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए और इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। अगर रुचि नहीं है फिर भी पढ़ा रहे हैं तो बाधा पहुंचेगी। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों को रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? यह हर्बर्ट का है। डिसेंट क्या कह रहे हैं? पठन लेखक द्वारा उद्देश्य सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है। ये पठन की परिभाषा दे रहे हैं। निम्न में से कौन सी बोलने की योग्यता है? बोलने की योग्यता पूछा है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। तो इसमें बोलने की योग्यता है वो कौन सी है? इसका करेक्ट जो होगा वो होगा ऑप्शन 4, आशुभाषण है वो बोलने की योग्यता है। मौखिक अभिव्यक्ति की विधियाँ हैं आशुभाषण, प्रतियोगिता, अनौपचारिक बातचीत, कहानी, चित्रवर्णन, प्रश्नोत्तर, चर्चा, घटना वर्णन, स्वस्वर वाचन, वाद विवाद, भाषण, ये बोलने के। श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास कौन सा नहीं है? इसमें कबूतर, रस सिखाना अलग अलग श्रुतलेख में, तो कर्म, धर्म, प्रकाश ऐसा सब देना चाहिए। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। यह है महात्मा गांधी का कथन। ये भी अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। भाषा कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है लिखना। भाषा कौशल है दक्षता प्राप्त करना। मूर्त कौशल कौन से हैं? बोलना, लिखना। अमूर्त कौशल सुनना, पढ़ना। यह अमूर्त है और ये मूर्त है। ये भी अच्छा ध्यान है, आपको ध्यान में रखना, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बन सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष कौन सा नहीं है? भाषा ज्ञान गम्य है, ये कोई कौशल संबंधित नहीं है। अभ्यास गम्य है, सामाजिक व्यवहार है, अनुकरणात्मक, ये सारे कौशल संबंधित है। देखो भाषा क्या है? भाषा एक कला है, समाज में रहकर सीखी जाती है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। भाषा अभ्यास गम्य है, भाषा निरंतर अभ्यास सीखी जाती है। भाषा अनुकरणात्मक है। भाषा सीखने की जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, जिज्ञासा, अभ्यास, अनुकरण।
लिखित अभिव्यक्ति का कौन सा साधन नहीं है, इसमें वाद विवाद है, वो मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। उच्चारण सुधारने का कार्य है वो किन कक्षाओं में करना चाहिए? उच्चारण सुधारने का कार्य हमेशा प्रारंभिक कक्षाओं में हो जाना चाहिए। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर भी और बाहर भी, दोनों में। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है वाद विवाद। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, सबसे पहला कौशल है सुनना। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है वो कौन सा है? वो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। भाषा का मुख्य कौशल है, ये तीनों ही हैं। भाषाई कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 5 तक ये चारों पूर्ण होने चाहिए। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग, ये सभी आवश्यक है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है वो कौन सी है? वो है खेल प्रणाली। खेल प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी श्रवण कौशल विकसित करना है तो। श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होगा? श्रवण लेखन का। भाषा कौशलों की संख्या है इजी 4। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसमें कौशलों में आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी पढ़ती है और शिक्षार्थी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थी को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वह पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करे जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अनुच्छेद श्रुतलेख और सामूहिक श्रुतलेख। तो ये सी-टेट के लंबे लंबे क्वेश्चन है, संभावना बहुत कम है ऐसे बनने की। वो भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंत्य क्रिया के लिए करते हैं? तो वो है बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल यानी BICS। यह सी-टेट के क्वेश्चन है जो लंबे सवाल है, ऐसे अप्लाई सवाल है तो ज़रूर आप आसानी से ये सवाल तो कर दोगे। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं? वो है उद्यमी साक्षरता। एक शिक्षार्थी किसी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ते इस पठन को कहेंगे बारीकी से पठन। अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य कौन से हैं? भाषा और साहित्य में रुचि यानी अभिवृत्ति, रुचि को कहेंगे, दृष्टिकोण को कहेंगे। एक शिक्षक श्याम पट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है या लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तक में लिखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने के इस तकनीक से मेल खाती है? प्रतिलेखन विधि। श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? ध्वनियों के सूक्ष्म मंत्र को पहचानने की क्षमता पैदा हो जाती है। शिक्षण कौशल की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है जो छात्रों के अधिगमजन्य उपलब्धि का मूल्यांकन करने वाला हो। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौन वाचन। वाचन में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता है? अटकना कोई गुण नहीं है। भाषण कौशल की शिक्षण विधि है, ये तीनों ही है, अनुकरण, सामूहिक और भाषा प्रयोगशाला। पठन कौशल क्या है? लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया है वो पठन कौशल है। भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पढ़ना लिखना दोनों आते हैं। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। भाषा कौशलों के विकास की दृष्टि से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? निजी कहानी का मंचन करना। बच्चों में भाषाई दक्षता क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों ही है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर भी और कक्षा के बाहर भी, यानी दोनों तरफ कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म अधिग्रहण भाषाई दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है? सुनना, पढ़ना यानी अधिग्रहण होगा। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है। देखो इस प्रकार एक कला कहकर भी भटकाया था, लेकिन शिक्षण एक कौशल है। भाषा शिक्षण में हमेशा ध्यान रखना। शिक्षक का वाचन होता है आदर्श वाचन। जब अध्यापक कक्षा के छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन करता है तो आदर्श वाचन कहलाएगा वो। शुद्ध लेखन के लिए प्रथम सोपान कौन सा होगा? शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण होगा तो शुद्ध लिखा जाएगा। लेखन कौशल का अर्थ क्या है? स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना। श्रवण कौशल का अर्थ है धीरे धीरे सुनना, इसमें ये गलत है। श्रवण कौशल है सार्थक श्रवण करना। बोलने के आवश्यक तत्व है भाव और विचार। निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं? तो इसमें ये तीनों ही हैं, भाषण, वार्तालाप, सत्संग। भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है, संचार नहीं है कौशल। जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी विचार करता है या सोचता है। नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? भाषा की बुनियादी संरचना। तो ये भाषाई कौशलों संबंधित अपना टॉपिक था, पूरा हो चुका है। ये इजी टॉपिक था लेकिन फिर भी सारे सवाल देखें। आगे हिंदी भाषा के शिक्षण भाग में
यह बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से जरूर एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। हर्बर्ट उपागम के 4 पदों को 5 पद प्रणाली बदला गया किसके द्वारा? जिलर के द्वारा। ये हम पढ़ चुके पहले। कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी मस्तिष्क में, यह सवाल हम देख चुके हैं पहले भी, विज्ञान में देखो या गणित में। तो ये 4 सही नहीं है। बाकी के रचनावाद उपागम क्या करता है? खोज, अधिगम, पूछताछ विधि और सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है। रचनावाद उपागम बाल केंद्रित है। रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों या ज्ञान के स्वरचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित है, वो करता है। रचनावादी उपागम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक केंद्रित था, विषय केंद्रित उपागम के प्रयोग का विरोध करता है। ये शिक्षक केंद्रित यहाँ है, या विषय केंद्रित उपागम के प्रयोग का ये विरोध करता है रचनावादी उपागम। इसके स्थान पर उन सभी विधियों और तकनीकों को प्रयोग बल देता है जो बाल केंद्रित है, यानी बाल केंद्रित बल देता है। रचनावादी उपागम जीन पियाजे, लेवाय, गोत्स्की और जेरम बुर्नर, इनके रचनात्मकवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित रचनावादी दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है? वाक्य गठन उपागम। यह अच्छा क्वेश्चन है। वाक्य गठन उपागम इसका दूसरा नाम है। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित है व्यवहार परिवर्तन है। बीएस ब्लूम के जो 3 चरण है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण और अधिगम, अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन, ये 3 सोपान है बीएस ब्लूम के। व्यवहारगत परिवर्तन में देखो ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, कौशलात्मक, ये 3 आएंगे। कौन सा प्रयोगसिद्ध अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? कलात्मक परियोजना नहीं है। प्रयोगसिद्ध अध्ययन के 4 सोपान है, कौन से? अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन कार्य हेतु निर्देश, आवर्ती कार्य और विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, ये 4 सोपान है। डेजी मोरविल, उन्होंने 1971 में यह प्रयोगसिद्ध अध्ययन का सुझाव दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेजी मोरविल के जनक माने जाते हैं। इसको निर्देशित अध्ययन विधि भी कहा जाता है, परिवक्षण अध्ययन विधि को। डेजी मोरविल जॉन 1971 में यह सिद्धांत दिया था। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित विश्राम कक्ष नहीं है, देख चुके हैं। हर्बर्ट द्वारा स्थापित जो सहसंबंध विधि उसके चिंतन को आगे बढ़ाने थे जिलर ने आगे बढ़ाया। 4 सोपान, उसमें जो प्रथम सोपान था उसको 2 भाग दिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण करके 5 कर दिए। अभिकर्मिक अनुदेशन विधि का सिद्धांत है कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत, इस सिद्धांत भी देख चुके हैं। शिक्षण उपागम का उद्देश्य और लक्ष्य होता है, वो होता है 2 आएगा इसमें, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। संरचनात्मक उपागम के शिक्षण में एफ सी फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत है वाचन पर बल देना, भाषा आदतों का विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता। ये एफ सी फ्रेंच के 3 सिद्धांत हैं, वाचन पर बल, भाषा आदतों का विकास, छात्रों की क्रियाशीलता। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या है? भाषा के मूल संरचना का शिक्षण करवाना। हर्बर्ट उपागम के पद है 5, क्रम में जरूर पूछा जा सकता, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग या अभ्यास, ये 5 चरण है। शिक्षण में इकाई संपत्ति है वो देन है मॉरिसन की। एस के अग्रवाल कह रहे हैं कि इकाई योजना का अर्थ क्रिया, अनुभव, ज्ञान का एक केंद्रीय विषय के 4 और संगठन से है जो शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों के सहयोग में विकसित होता है। मॉरिसन महोदय ने इकाई शिक्षण पद्धति के 5 पद बताए, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन एवं लेखन। तो 5 पद है, आत्म अभिव्यक्ति 5वां। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है जीवन उपयोगी शिक्षा में। ये वापस देख लीजिएगा 5 पद को। मॉरिसन महोदय ने इकाई शिक्षण पद्धति के 5 पद कौन से? अन्वेषण है, प्रस्तुतिकरण है, आत्मीकरण है, संगठन एवं लेखन है और आत्म अभिव्यक्ति है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा दी जाती है जीवन उपयोगी शिक्षा। प्रोजेक्ट विधि त्रिपाठी का परिभाषा जरूर पूछी जा सकती है। त्रिपाठी कह रहे हैं प्रायोजना या प्रोजेक्ट एक सौदेश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण पूरा किया जाता है। मन और समाज, ये ध्यान रखना, सामाजिक वातावरण और मन लगाकर। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। पाठ्यपुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है, विषय सामग्री का चयन होगा, फिर स्त्रीकरण और प्रस्तुतिकरण होगा। भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ शास्त्र रचना उपागम, ये 2 उपागम है भाषा शिक्षण के। 2015 में सवाल आया था। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है वो है W.H. किलपैट्रिक। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, ये सभी है, तो ये इजी सवाल है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए, कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। कौन सा एक प्रयोजनक प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था?
वो उत्पादक प्रयोजनाएं। करके सीखना सिद्धांत आधारित है प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार है प्रयोजनावाद। कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थी को भाषा के कुछ वाक्यांश देती है, जैसे कि मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है। तो आपके अनुसार वह कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती है? यह प्लस सवाल है कोश विषयक उपागम। लेखन के उत्पाद उपागम निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक बार किए गए अभ्यास के रूप में लेखन। परियोजनाकारी कुछ सरणियाँ दिए जा रहे हैं, सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले तो एक आएगा रूपरेखा का निर्माण होगा, उसके बाद फिर परियोजना का चुनाव होगा 1 या 2, और उसके बाद परियोजना का क्रियान्वयन होगा 3 नंबर पे, और उसके बाद मूल्यांकन होगा 4 नंबर पे, अंत में रिपोर्ट तैयार होगी 5 नंबर पे। तो ये 5 सोपान है। रिस्क के इकाई योजना सोपानों के अंतर्गत विषय वस्तु की प्रकृति सोपान का मौलिक अंश है खंड के विशिष्ट उद्देश्यों के चयन में। कौन सी विधि व्यवहारिकतावाद के दर्शन और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? वो है प्रायोजना विधि। हर्बर्ट उपागम का संबंध है पाठ योजना से। क्या है कि टॉपिक बाकी रह जाएंगे, फिर बहुत सारे सवाल हैं, मैराथन लंबी हो जाएगी तो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं ज़्यादातर जो उपयोगी सवाल है वही देखूंगा। शिक्षार्थी लेखन के अनेक पड़ावों से गुजरते हैं। लेखन के इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है? प्रक्रिया उपागम। एक शिक्षण विरचना है जिसमें ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यार्थी को किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित और निरूपित करने में सहायता देने के लिए किया जाता है। वो है संकल्पना मानचित्रण। किलपैट्रिक ने प्रायोजना पद्धति में कितने प्रकार की प्रायोजनाएं बताई? 4 प्रकार की। प्रोजेक्ट पद्धति निम्न में से किस दार्शनिक विचारधारा पर है? प्रयोजनवाद पर। शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि करके सीखना स्थायी होता है, इसलिए। लेखन के प्रक्रिया आधारित पग में संलग्न तो चरण है वो कौन कौन से हैं? सोपान है इसमें ऑप्शन 3 में। मानस मंथन करना, रूपरेखा बनाना, प्रथम प्रारूप तैयार करना, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना। लेखन के किस उपागम में मानस मंथन, रूपरेखा बनाना, प्रारूपण, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग, अंतिम प्रारूप लिखना शामिल है? तो प्रक्रिया उपागम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रक्रिया सारी की सारी। भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम ये विश्वास करता है कि भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती बल्कि अक्सर पहले से गढ़े गए बहुत से शब्द समूह से बनती है? तो वह शब्दकोशी उपागम। लेखन प्रक्रिया आधारित उपागम से शिक्षार्थी को मदद मिलती है। शिक्षार्थी को अच्छा लेख लिखने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कहते हैं? लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं प्रक्रिया उपागम। कौन सा उपागम शिक्षार्थियों के अच्छा लेख लिखने के विभिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? लेखन का प्रक्रिया उपागम। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे। मैं शॉर्टकट जो उपयोगी अपना टॉपिक है वो देखना चाहता हूँ। अगला टॉपिक अपना उपयोगी होगा। भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम ये विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? सर्व भाषावाद। इस टॉपिक से जो उपागम से जो अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। पाठ योजना के निर्माण से संबंधित बलूम उपागम के चरणों में शामिल नहीं है। तुलना ये बलूम का नहीं है। लेखन का वह उपागम जो लेखन के द्वारा लिखना सीखना का समर्थन करता है उसे प्रक्रिया उपागम में जाना जाता है। कौन सा उपागम शिक्षार्थी में संप्रश्नात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? संप्रश्नात्मक उपागम। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? संप्रश्नात्मक उपागम सबसे उपयुक्त होगा। भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के साथ बढ़ावा मिलता है संप्रश्नात्मक उपागम में। तो ये अपना टॉपिक पूर्ण हो गया। अगला हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण और शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों का शुद्ध बरतने की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? 6 से 9 वर्ष। इसमें चुनौतियों के बारे में ज़्यादा कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, ईजी सवाल आएगा और आप आंसर दे दोगे, इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। तो मैं इसको यहाँ स्किप कर रहा हूँ। चुनौती के बारे में ज़्यादा घबराने की बात है नहीं, ईजी सवाल आएगा तो। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उनका उपयोग, इससे जुड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। ये कथन है WM राइबन का। यह रीट L1 2025 में सवाल RBSE द्वारा पूछा गया।
कौन बैग क्या करें पाठ्य पुस्तक के बारे में। पुस्तक प्राय अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है। पाठ्य पुस्तक के गुण हैं उद्देश्य सौदेश्य होनी चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए, क्रमबद्ध, रोचक, व्यवहारिक, शैलीगत विविधता, स्तर अनुकूलता, सुसंबद्धता। भाषा प्रयोगशाला शिक्षण में अभाव रहता है किसका? सामूहिक क्रियाओं का अभाव रहता है। व्याकरण शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है भाषा प्रयोगशाला। तो शिक्षण सहायक सामग्री है जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन वो देखेंगे। पाठ्य पुस्तकों के विषय में दोष है, उसमें प्रयोजनहीनता का होना ये दोष है। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है 4x4 यानी 16 छात्रों को बैठने और सिखाने की व्यवस्था रहती है इसमें, यह सही कथन है। श्रवण कॉस्ट हियरिंग बूथ होता है, उसमें भाषा प्रयोगशाला में 16 अथवा 20 श्रवण कॉस्ट होते हैं। प्रत्येक कॉस्ट में एक मेज और कुर्सी होती हैं जिस पर बैठकर छात्र कार्य कर सकता है। कॉस्ट में अन्य सामग्री होती हैं ईयरफोन, टेप रिकॉर्डर, स्विच। ये 16-20 श्रवण कॉस्ट होते हैं। प्रत्येक छात्र को मेज और कुर्सी दी जाती है, फिर वो कंप्यूटर के माध्यम से वहाँ सुनते हैं। भाषा शिक्षण में दृश्य सर्वे साधनों का मुख्य प्रयोजन है विद्यार्थी को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। भाषा प्रयोगशाला संदर्भ में उचित कथन है, ये तो रिपीट है क्वेश्चन। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना है? मूर्त से अमूर्त की ओर चलना है। कौन सा कागज फ्लैनेल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? रेगमाल कागज। ये पिछली बार आया था रिटेल 1 में शिक्षण विधि का क्वेश्चन। रेगमाल कागज है वो फ्लैनेल बोर्ड जो है उसके पीछे चिपका रहता है। फ्लैनेल बोर्ड है एक बड़े तख्ते पर फ्लानेल या खादी कपड़ा या ऊनी कपड़ा या रेगमाल कागज चिपका दिया जाता है। इस बोर्ड को फ्लानेल बोर्ड या खादी बोर्ड कहते हैं। पाठ से संबंधित चित्रों को आवश्यकता अनुसार फ्लानेल बोर्ड पर चिपका कर कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है और इन चित्रों पर क्रम संख्या वो लिख दी जाती है। चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। इस बोर्ड को कहते हैं फ्लानेल बोर्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी सर्वे सहायक सामग्री नहीं है? एपिडाइस्कोप, ये सर्वे नहीं है। एपिडाइस्कोप दृश्य सहायक सामग्री है, ठीक है ना। ऑडियो एड्स कौन से हैं? स्टीरियो रिकॉर्डर है, भाषा प्रयोगशाला है, लिंगवा फोन है, टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर, मानव स्वर है, ग्रामोफोन है, आकाशवाणी है। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की दिगम सामग्री है मानचित्र। इनमें से सबसे कम महत्व की मानचित्र है। मानचित्र है वो दृश्य सहायक सामग्री है। लिंगवा फोन यानी रिकॉर्ड प्लेयर है वो किस प्रकार की दिगम सामग्री है? सर्वे है। लिंगवा फोन को सीतावाद्य यंत्र भी कहा जाता है। इसको शुद्ध उच्चारण और ध्वनि को सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये वह साध्य यंत्र है और हमारे देश में सभी विद्यालयों में इसका प्रयोग है वो संभव नहीं है। दृश्य सामग्री कौन कौन सी है? प्रतिरूप यानी मॉडल है, चित्र पोस्टर है, श्यामपट है, चित्र दर्शक एपिडोस्कोप है, कार्टून है, चार्ट है, मानचित्र है, ग्राफ है, छायाचित्र है, फ्लैश कार्ड है, विस्तृत पट है, प्लानर बोर्ड है, मैग्नेटिक बोर्ड है, एटलस या ग्लोब है, चित्र पोस्टर है, पाठ्यपुस्तक ये सारे हैं वो दृश्य हैं। भाषा शिक्षण का दृश्य सर्वे कौन सा है? नाटकीकरण। अब सर्वे दृश्य कौन कौन से? दूरदर्शन है, टेलीविजन है, ड्रामा है, नाटक, वीडियो कैसेट्स है, डॉक्यूमेंट्री है और चलचित्र यानी सिनेमा है। भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ और वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है? ग्रामोफोन और लिंगोफोन, इन दोनों के द्वारा। निम्न में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग हेतु बल दिया जाता है, तो वो है किसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर का। ओवरहेड प्रोजेक्टर को सिरोपरि प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। इसमें क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर अध्यापक की मेज पर रखा होता है और श्यामपट पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री इस प्रोजेक्टर की सहायता से अध्यापक और संप्रेषणकर्ता के पीछे करके ऊपर लगे स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई देती है, यानी ये प्रक्षेपित सामग्री भी आएगी। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने रहता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट रहता है। इस यंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अध्यापक लिखने, चित्र या आकृति खींचने आदि सभी कार्य प्रक्षेपी प्रोजेक्टर की प्लेट यानी स्लाइड पर अपनी मेज के पास रखकर संपन्न है वो कर सकते हैं। कोचिंग में आपने देखा होगा ज़्यादातर यही लगा होता है, पहले लगा होता था, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया है। निम्न में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। लघु गणक सारणी है वो मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। चित्र विस्तारक यंत्र एपिडोस्कोप, इस यंत्र के माध्यम से कोई चित्र या मानचित्र बड़े आकार में दिखाया जा सकता है। बड़े आकार के चित्र खरीदना कठिन कार्य है, अतः इस यंत्र के माध्यम से छोटे चित्रों को विस्तृत करके दिखाया जाता है, तो वो है एपिडोस्कोप। ग्रामोफोन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में जिन सर्वे उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है सबसे सस्ता है ग्रामोफोन, और इसमें अध्यापक जब चाहे रिकॉर्ड बजा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड एक से अधिक बार भी बजाया जा सकता है, यानी कोई अच्छा जो पाठ है उसको एक बार रिकॉर्ड कर दिया तो फिर वापस रिवीजन हो सकता है उसका ग्रामोफोन के माध्यम से।
भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक है, साधन है, ये हमेशा ध्यान रखना, साध्य नहीं है पाठ्यपुस्तक। इनमें से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, ग्रामोफोन कोई प्रक्षेपण नहीं कर रहा है, स्लाइड, प्रोजेक्ट, ओवरहेड और कैपिटास्कोप ये प्रक्षेपित है, यानी प्रोजेक्टेड हेड्स है। देखो सर्वे दृश्य सामग्री एनसीईआरटी ने अलग अलग भागों में बांटी है। एनसीईआरटी के अनुसार प्रक्षेपित सामग्री कौन सी होगी, यानी प्रोजेक्टेड हेड्स है, इसमें सभी दृश्य सामग्री होगी, प्रक्षेपित में सभी दृश्य सामग्री होती है, ठीक है ना। जैसे कि स्लाइड प्रोजेक्टर है, एपिडाइस्कोप है, ओवरहेड है, मैजिक लालटेन, पारदर्शी है, रंगीन स्लाइड, ये सारे हैं वो प्रक्षेपण यानी प्रक्षेपित होती है प्रोजेक्टेड हेड्स। नॉन प्रोजेक्टेड या अप्रक्षेपित कौन सी है, श्यामपट है, चार्ट, रेखा चित्र है, प्लेनर बोर्ड है, मॉडल है, मैग्नेटिक बोर्ड है, फिल्म स्टिक प्रोजेक्टर। तो ये सर्वे दृश्य सामग्रियाँ हैं एनसीईआरटी के अनुसार। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्यों के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं, साध्य नहीं वरन साधन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वे दृश्य साधन कौन सा है, अभिनय। रेडियो अधिगम सामग्री कैसी है, सर्वे अधिगम सामग्री है। आजकल विद्यालय में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है, सर्वे दृश्य साधन के रूप में। वैचारिक सामग्री कौन सी है, यानी विचार करने योग्य, इनमें से मूल विषय वस्तु है वो विचार करने योग्य है, बाकी संरचना जो बुक के ऊपर की होती हैं, बाहर की होती हैं, जो शब्दावली थोड़ी बहुत है, व्याकरण बिल्कुल नहीं। सर्वे दृश्य साधन है, चलचित्र है। सर्वे दृश्य शिक्षा से तात्पर्य कौन सा नहीं, शिक्षा को निष्प्रयोजन नहीं प्रयोजन युक्त बनाना है। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है, कौन, पाठ्यपुस्तक और प्रिंट मीडिया में नहीं है, बाकी प्रिंट मीडिया में यानी मुद्रित माध्यम है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में सूचना और समाचार को छपे हुए रूप में जनता तक पहुंचाने का साधन होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सूचना और समाचार को रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि के जरिए प्रसारित किया जाता है। साइट क्या है, यह अच्छा क्वेश्चन है। उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। साइट फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग यह भारत में 1975-76 में किया गया एक बड़ा शैक्षिक प्रयोग था। इसका उद्देश्य है गाँवों के लोगों तक शिक्षा और जानकारी पहुँचाना, विशेषकर कृषि, स्वास्थ्य, साक्षरता, पारिवारिक कल्याण, बच्चों की शिक्षा हेतु जानकारी देना। सर्वे दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है, इसमें से सर्वे दृश्य सामग्री नहीं है। ऑप्शन 1 छायाचित्र है, वो केवल और केवल दृश्य है। दृश्य सर्वे साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण, जिससे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है, वो प्रस्तुत किया था एडगर डेल ने। विभिन्न सर्वे दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव का शंकु एडगर डेल ने दिया था, बाद में देखेंगे इसको भी। निम्न में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है, इसको मानस मानचित्र भी कहते हैं, संकल्पना या मानस। नाटक या अभिनय उदाहरण किसका है, सर्वे दृश्य सामग्री का है। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है, आईसीटी का। कौन एक शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं, पाठ्यपुस्तक है मल्टीमीडिया साधन नहीं है। तो बाकी के इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। सर्वे दृश्य सहायकों का वर्गीकरण किया था एडगर डेल ने, बार बार वहीं के वहीं सवाल है। छात्रों के लिए उपयुक्त सर्वे दृश्य है ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर। उच्चारण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए, समाचार पत्रों की नहीं लेनी है। लिंगवा फोन उपरोक्त सभी नहीं, टैप रिकॉर्डर यानी इन दोनों को। कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। सवाल वहीं के वहीं है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में चित्रों का उद्देश्य है विचारों और संकल्पनाओं को समझाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है बाल साहित्य है। भाषा के कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। एडगर डेल का जो संशोधित अनुभव शंकु है एनसीईआरटी के अनुसार, वो जरूर देखिएगा इस बार, इसको देख लीजिएगा। देखो जो प्रत्यक्ष अनुभव है यानी प्रत्यक्ष सार्थक अनुभव, वास्तविक अनुभव है, वो सबसे ज़्यादा 90% तक किसी कार्य को जैसे खुद करके सीखते हैं तो 90% है वो याद रहता है। तो इस प्रकार ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। किस प्रकार अपने माइंड में, ऐसा नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन सर्वाधिक आपको पूछा जा सकता कारगर है वो प्रत्यक्ष सार्थक अनुभव है। फिर सेकंड नंबर पे मॉडल अथवा वास्तविक अनुभव का अनुरूपण है, यानी मॉडल होगा, प्रतिकृति होगी। फिर किसी स्थिति में भूमिका निर्वाह, ये थोड़ा प्रभाव 70% के आसपास ये दोनों रखेंगे। और उसके आगे प्रदर्शन, निर्देशन देखना है, या चलचित्रों को देखना तो 50% याद रहेगा। स्तर चित्रों को देखना 30%,
व्याख्यान सुनना, केवल सुनना है तो 20% कारगर होगा, पाठ पढ़ते हैं तो 10% ही कारगर होता है। तो ये एडगर डेल का शंकु था। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन वहीं के वहीं है, कोई ज़्यादा है नहीं। वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विश्वसनीयता, तो इसमें कोई ज़्यादा नया क्वेश्चन है नहीं, वैसे का वैसा है। तो फिर भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा है तो स्टैंडर्ड और रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया है? 4 सोपानों का स्टैंडर्ड और रोस ने अनुसरण किया है। कौन कौन से 4 सोपान हैं? योजना बनाना, प्रश्नों की रचना, पूर्व परीक्षण और परीक्षण का मूल्यांकन और विश्लेषण। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं, तो इनमें से ये विभेदीकरण होगा, बाकी नहीं है। वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता, वैधता, व्यावहारिकता, विभेदीकरण, ये सारे मूल्यांकन की विशेषताएं। बाकी ये हम गणित में, विज्ञान में, दोनों में ये सेम चैप्टर 2 बार देख चुके हैं, तो ये कॉमन है आपके टॉपिक। मैं यहाँ इसको अब स्किप कर रहा हूँ। हिंदी में भी सेम है, मूल्यांकन में कोई ज़्यादा फेरबदल होता नहीं है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं आज इसको वहाँ सेंड कर दूंगा। तो ज़रूर आपको अगर देखना है ये टॉपिक तो वहाँ ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षा कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की होती हैं, मौखिक होती हैं, प्रायोगिक और लिखित होती हैं। विद्यार्थियों के चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रभाव मूल्यांकन हेतु उपयुक्त लिखित परीक्षा वो निबंधात्मक है, यानी ज़्यादातर चिंतन अभिव्यक्त वो निबंधात्मक मूल्यांकन में। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। ये कथन है वो किनका है? तो ये कथन देने वाले हैं वो है माइकलिस। ऑप्शन 2 इसका सही है। सही विकल्प का चयन करना, पिछली बार ये सवाल आया था। तो इसमें मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग करना वो योगात्मक आकलन मूल्यांकन कहलाएगा। ये सही था। योगात्मक आकलन क्या है? इसमें मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार होता है, ठीक है। और संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो पाठ्यक्रम अथवा अध्यापन के दौरान किया जाता है। जब कक्षा में शिक्षक पढ़ाता है तब संरचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से स्वयं और विद्यार्थी दोनों का मूल्यांकन है वो किया जाता है। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में किस गुण का अभाव रहेगा? विभेदकारिता का अभाव रहेगा। स्तर समान है तो विभेदकारिता नहीं है। एक बार देख लीजिए ये भी। विविधकारी क्या होगा? कोई भी परीक्षा विविधकारी तब कहलाएगी जब उसमें सभी प्रकार के स्तरों के छात्रों के अनुकूल प्रश्न हो। मंद बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वाले सभी छात्रों के लिए परीक्षा में समावेश हो, प्रश्नों का स्तर सरल, कठिन सभी प्रकार का हो, तो वो विभेदकारी है। विश्वसनीयता क्या होती है? कोई भी परीक्षा विश्वसनीय तभी कही जा सकती है जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की बार बार जांच करने पर उसके मापन में अंतर नहीं आता। परीक्षा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आयोजित होने पर भी किसी विद्यार्थी का मापन सदैव एक सा रहता है, तो वो विश्वसनीय है। वैधता क्या है? किसी परीक्षा की वैधता से तात्पर्य है कि कितनी शुद्धता और सार्थकता से किसी विद्यार्थी की योग्यता का मापन करती है। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? कोई भी परीक्षा वस्तुनिष्ठ तब कहलाएगी जब प्रश्नों के विभिन्न उत्तर नहीं बल्कि उत्तर केवल एक ही होगा। इस प्रकार की परीक्षा वैध होगी, यानी वस्तुनिष्ठ होगी वो परीक्षा वैध भी होगी। व्यापकता है, परीक्षा में दिए गए प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित हो तो वो व्यापकता है। मापन मूल्यांकन क्या है? एक बार इसका थोड़ा सा अंतर आप देख लो। मेजरमेंट और इवोल्यूशन में फर्क क्या है? मापन विद्यार्थी की उपलब्धि परिमाणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार का होगा। मापन एकांकी या एक पक्षीय है, मूल्यांकन बहुमुखी बहुपक्षीय है। मापन का क्षेत्र है वो संकुचित होगा और सीमित होगा। मूल्यांकन व्यापक और विस्तृत होगा। मापन मूल्यांकन का ही अंग है, मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण का अंग है। मापन है वो मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। मापन द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा ये संभव है। कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? अभिक्षमता है, तो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो ये कॉमन है सारे के सारे, सेम टू सेम ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन। मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, यह माइकल इसका कथन है। देखो मूल्यांकन की विधियाँ एक बार देख लीजिएगा सरसरी नजरों से। परिमाणात्मक विधियाँ और गुणात्मक विधियाँ 2 प्रकार की है। परिमाणात्मक मौखिक है, प्रायोगिक है, लिखित है। और गुणात्मक में संसिध है, अवलोकन है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, क्रम निर्धारण है, जांच सूची है। लिखित में निबंधात्मक है, लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ, ये 3 प्रकार हैं। मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित हैं। मूल्यांकन के पक्ष में क्या क्या सम्मिलित हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ज्ञानात्मक पक्ष है वो मूल्यांकन के पक्ष में, ये ऑप्शन अनुसार है। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, अमानकीकृत नहीं होगा, मानकीकृत होगा। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताओं में ये सारे गुण हैं। तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं, वहीं के सेम टू सेम यही क्वेश्चन दोहराए गए यहाँ भी, जो गणित में है, विज्ञान में है। ये मैं 2 बार टॉपिक करवा चुका हूँ।
भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन के सर्वाधिक प्रयोग ली जाने वाली विधि है वो परीक्षा विधि है। भाषा शिक्षण का भी वहीं का वहीं है, मूल्यांकन में कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है, बाकी सब्जेक्ट के अनुसार ये भी चलता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है, देखो अलग अलग। प्रत्यास्मरण है जिसमें साधारण है और रिक्त स्थान पूर्ति है। प्रत्यभिज्ञान है जिसमें बहुविकल्प है, सही गलत है, विषम का चुनाव है, युगलीकरण है, यह प्रत्यभिज्ञान है। प्रत्यास्मरण यानी अपने माइंड से स्मरण करते हैं हम उसको। और जो प्रत्यभिज्ञान है सामने लिखा हुआ है उसका ज्ञान करते हैं, यानी जैसे रिक्त स्थान पूर्ति है तो अपने को वो वहाँ शब्द दिया हुआ नहीं होता सामने प्रत्यक्ष रूप में, हम केवल माइंड में स्मरण करके वहाँ लिखते हैं। तो इस प्रकार वो प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान दो प्रकार हैं। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं भेदता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है वो संकलनात्मक मूल्यांकन है। इनमें से जो सत्र की समाप्ति पर होता है ये इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन ये पाठ्यक्रम अध्यापन के दौरान चलता है और ये सत्र की समाप्ति पर चलेगा। संकलन यानी साथ में सारा संकलन होता है। ब्लू प्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। क्या उपयोगी नहीं है? शिक्षक निर्मित सामग्री इसमें ब्लू प्रिंट में नहीं आएगी। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा में विस्तृत होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन सत्य असत्य परीक्षण है, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाएंगे। सत्य असत्य एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। किसने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था? बीएस ब्लूम ने। शिक्षण उद्देश्य ऑब्जेक्टिव बताया था, अधिगम अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस और व्यवहारगत परिवर्तन एवोल्यूशन टूल्स, ये 3 स्तर दिए थे। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति है वो निम्नात्मक प्रश्न में होगी। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाई के पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? ब्लू प्रिंट को तैयार करना आवश्यक है। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है यह सभी है। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है उपलब्धि में सुधार करना। बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्न का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकार के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में देखते हैं। तो ये सारे वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार हैं। योगात्मक आकलन का उद्देश्य है विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है साक्ष्य के रूप में समय अवधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरणों को एकत्र करना।